सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है आपको दिख ही रहा होगा बोर्ड पर लिखा हुआ। आज हम दूसरे किंगडम यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था मोनेरा को, तो उससे रिलेटेड जो आपको वीडियो है वो सजेस्टेड वीडियोस में आपको उसका बारे में मिल जाएगा, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं अगर सीक्वेंस मेंटेन करना है, अदरवाइज एज यू लाइक। तो प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में आज हमें पढ़ना है। देखिए, प्रोटिस्टा के साथ ना एक बड़ा कंफ्यूजन सा है। कंफ्यूजन ये है कि कुछ बायोलॉजिस्ट हैं, जैसे कुछ प्रोटिस्टा ऐसे होते हैं जो कि यूकैरियोटिक होने के साथ साथ वो वहां पर फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, हम जानते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किस में होती है? प्लांट्स में होती है। ठीक है। अब अगर हम इसे प्रोटिस्टा से अलग करते हैं तो कुछ बायोलॉजिस्ट इसे किसके अंतर्गत पढ़ना चाहते हैं? वो पढ़ना चाहते हैं इसे प्लांट्स के अंतर्गत। रीजन क्या था? रीजन ये था कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, मींस ऑटोट्रॉप्स होते हैं। क्लियर हो गया? अब प्रोटिस्टा के अंतर्गत यानी कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन से जो जीव हैं उनको रखा जाता है? इसमें रखे जाते हैं यूनिसेलुलर और ऐसे जीव जो यूकैरियोटिक हैं। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या है। यहाँ पर यूनिसेलुलर कहा है, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक। यूनिसेलुलर आप जानते हैं शरीर का जो होता है वो एक कोशिका से निर्मित होता है, यानी कि एक कोशिकी वो जीव होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब ये होता है कि उनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है और सेल ऑर्गेनेल्स एक झिल्ली के अंदर बंद होते हैं, यानी कि कोशिकांग क्या होते हैं? एक झिल्ली के अंदर बंद होते हैं, यानी मेम्ब्रेन के अंदर बंद होते हैं और एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक में क्या पढ़ा था हमने कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, या दूसरी फॉर्म में हमने कहा था कि ट्रू न्यूक्लियस उसमें नहीं होता है। देखिए, जैसे अभी हमने शुरू में कहा कि कुछ प्रोटिस्टा ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इस बेस पर कुछ बायोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि उनको प्लांट में रखा जाना चाहिए और हो सकता है वो उसको प्लांट में भी रख दें। लेकिन जो हम ये यहाँ पर डिवीजन इसका पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 5 तरीके का डिवीजन है किंगडम प्रोटिस्टा में, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो हम फिलहाल इसको इसी के माध्यम से पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा में क्या है? 5 तरीके का डिवीजन है, यानी कि किन किन को प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत रखा गया है। तो प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत है सबसे पहला आपका क्राइसोफाइट। ठीक है, सबसे पहले है क्राइसोफाइट। दूसरे हैं यहाँ पर डाइनोफ्लैजिलेट। क्लियर? तीसरे हैं यूग्लेनॉइड। चौथे हैं अवपंक कवक, जिन्हें राइजोम फंगस कहा जाता है। और लास्ट वन यानी कि 5th है प्रोटोजोआ। क्लियर हो गया? तो 5 तरीके का इसके अंतर्गत इनका डिवीजन किया गया है। और अगर देखिए यहाँ पर इनमें बात करें कि जैसे हमने कहा कि एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी है और सेल ऑर्गेनेल्स एक मेम्ब्रेन में बंधे हुए होते हैं, यानी कि झिल्ली में बंद होते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोटिस्टा हैं, जैसे आपको डाइनोफ्लैजिलेट है, मैं एक ओवरव्यू करने की कोशिश कर रही हूँ अभी। जैसे डाइनोफ्लैजिलेट है, यहाँ पर क्या मिलेंगे? इसमें फ्लैजिला मिलेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें सीलिया मिलेंगे। और यहाँ पर जैसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम एक मेन कैरेक्टरिस्टिक के तौर पर यहाँ पर शुरू से पढ़ते आए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जो सेल है कंजुगेशन भी होगा, यानी कि कोशिका का संलयन भी यहाँ पर होगा। साथ ही साथ जाइगोट बनने की प्रक्रिया भी होगी और इन विधियों के द्वारा ये क्या करेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। अगर हम जाइगोट फॉर्मेशन और इनकी बात कर रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत होगा? वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत होगा। तो अलग अलग मोड से यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहला है हमारा क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा क्या होते हैं? सुनहरे शैवाल या डेस्मिड जिनको कहा जाता है, मैं लिख दे रही हूं, क्या कहते हैं? डेस्मिड। ठीक है, एग्जाम्पल है ये।
तो सुनहरे शैवाल हैं, ये कहाँ मिलेंगे? साफ पानी में मिलेंगे या सेलाइन वाटर या समुद्री पानी में मिलेंगे। ये दोनों में यहाँ पर सरवाइव कर पाते हैं, इनके साथ ये कोई परेशानी नहीं है कि ये साफ पानी में नहीं होंगे तो ये वहां पर दूसरे माध्यम में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये दोनों जगह सरवाइव कर लेते हैं। बहुत छोटे होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि जैसे पानी में है ही ये, जैसी वाटर स्ट्रीम आती है ये उसके साथ इजीली फ्लोट कर जाते हैं, यानी कि इजीली उसके साथ बह जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये चले जाते हैं। अब इनकी जो सेल वॉल होती है, यानी कि इनकी जो भित्ति होती है वो किसकी होती है? सिलिका की होती है। किसकी होती है? सिलिका। ठीक है, भित्ति होगी इनकी सिलिका की। अब जिस वजह से क्या होगा? सिलिका मीन ये नष्ट नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से डेड डायटम्स अपने आसपास के जितना भी स्थान है उसमें कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल के अकॉर्डिंगली जितने शेष बचे हुए भाग होते हैं ये अपने अवशेष क्या करते हैं? बहुत बड़ी संख्या में लीव करते जाते हैं या छोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, अब ये क्या होंगे? अवशेष इकट्ठे हो जाएंगे, कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। जैसे प्रवाल भित्ति हमने पढ़ा है, कोरल लीफ की बात कर रहे हैं, आगे टॉपिक आएगा तो दोबारा रिपीट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा? जब ये लीव करते जाते हैं तो उसके बाद ये क्या होगा? इकट्ठा होता चला जाएगा। जब ये इकट्ठा होगा तो एक तरीके की मिट्टी बनाएगा जिसे डायटमी सॉइल कहा जाता है। डाई एटमिक सॉइल, ठीक है, या डाई एटमी मृदा जिसको कहा जाता है। अब बहुत ज्यादा जैसे कहा सिलिका का है तो ग्रेन्युलर सा होता है, और ग्रेन्युलर होने की वजह से क्राइसोफाइट्स का यूज होता है अलग अलग तरीके से। कैसे अलग अलग तरीके से? जैसे पॉलिश बनाने में इनका इस्तेमाल होता है, या अन्य तरीके से कुछ इंडस्ट्रियल वे में इनका इस्तेमाल होता है, कुछ ऑयल फॉर्मेशन में होता है, और सिरप के फिल्ट्रेशन में इनका यूज किया जाता है। तो ये तो थी क्राइसोफाइट्स की जो विशेषता थी। क्लियर हो गया? सेकेंड वन है हमारा इसमें डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट क्या होते हैं? एक तो समुद्र में मिलते हैं, दूसरा ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ही ये अपना भोजन बनाते हैं। इनमें स्पेशल तरीके के कुछ पिगमेंट्स होते हैं। ये पिगमेंट अलग अलग होते हैं, पीले भी होते हैं, भूरे, नीले, लाल, किसी भी रंग के इनमें कुछ स्पेशल पिगमेंट यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, बाहरी भित्ति कैसी बनी होती है? इनकी बाहरी भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। कैसी होती है? सेलुलोज लैमिली इसकी बाहरी जो सेल वॉल है, यानी कि बाहर का जो कोटिंग है वो कैसी होती है? सेलुलोज की यहाँ पर लैमिली होती हैं। और जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है डायनोफ्लैजिलेट, डायनो मीन टू से टू फ्लैजिला। ठीक है, टू फ्लैजिला, फ्लैजिला मतलब जीई। ठीक है, टू फ्लैजिला मतलब इस तरीके के कशाभ, हिंदी में जिसको कशाभ कहा जाएगा। ठीक है, टू फ्लैजिला मतलब कशाभ। इसमें क्या मिलेंगे? दो फ्लैजिला मिलेंगे डायनोफ्लैजिलेट के अकॉर्डिंग। अब इसमें देखिए एक शब्द यहाँ पर लिखा है कि कुछ ऐसे शैवाल होते हैं, एल्गी होते हैं जो रेड कलर के होते हैं, और जब हमने देखा है हिंदी में बोलते हैं एल्गल बस्ट आउट बोला जाता है, या इंग्लिश में बोलते हैं एल्गल बस्ट आउट, और हिंदी में बोलते हैं उसको शैवाल प्रस्फुटन। ठीक है, शैवाल प्रस्फुटन का मतलब ये होता है, या एक और इसमें वर्ड यूज किया जाता है, ये लिखा है मैंने, लाल तरंग। ठीक है, क्या होता है कि जब समुद्र के अंदर जब ये कॉलोनी बहुत ज्यादा बना लेते हैं डायनोफ्लैजिलेट, स्पेशली रेड कलर के जो एल्गी होते हैं, वो बहुत बड़ी कॉलोनी इनकी बन जाती है, और सडनली जब वो साइज बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो क्या होती है? फट जाती है या बस्ट हो जाती है। और जब वो बड़ी मात्रा में होता है और बस्ट होता है तो उसकी वजह से ऐसा दिखता है कि समुद्र में लाल रंग की तरंगे, क्योंकि वो रेड एल्गी है, लाल शैवाल हैं, और जिस वजह से जैसी उनमें ब्लास्ट होता है, फटते हैं, वो दूर दूर तक जाते हैं, तो ऐसा दिखता है कि रेड कलर की वहां पर क्या है? तरंगे हैं समुद्र के अंदर। अब यहां से क्या होता है? गोनिया लेक्स एक एग्जाम्पल है जिसमें एक विशेष प्रकार का जब ये बस्ट आउट होता है तो एक ऐसा क्या कहना चाहिए, विष निकलता है, जहर निकलता है या पॉइजन निकलता है,
जो कि मछलियों के लिए यानी कि जो समुद्री एनिमल्स हैं उनके लिए वो नुकसानदायक होता है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है यूग्लिनॉइड। यूग्लिना आप जानते हैं इस तरीके का होता है, यूग्लिना होता है इस तरीके का। ठीक है, रफली डायग्राम ड्रॉ किया है। कहाँ पाया जाता है? साफ पानी में पाया जाता है। जो उसकी आउटर वॉल होती है वो कैसी होती है? पेलिकल लेमिली उस पर मिलते हैं। और पेलिकल कैसा होता है? एक प्रोटीनस मैटर होता है जो उसके चारों ओर यहाँ पर मिलेगा। एक लंबा सा फ्लैजिला होता है और इसकी एक विशेषता ये होती है कि यूग्लिना की विशेषता की बात बता रही हूँ। इसमें क्या विशेषता होती है? इसमें फोटोसिंथेसिस भी होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भी अपना भोजन बनाता है। लेकिन कई बार अगर ऐसा हो जाए कि सनलाइट नहीं है और फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की जरूरत होती है, तो फोटोसिंथेसिस की एब्सेंसी जब हो जाए, यानी कि सनलाइट जब ना हो और फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो कंप्लीट ना हो रही हो, तो इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये दूसरे जीव के साथ को खाकर भी अपना पोषण यहाँ पर प्राप्त कर लेता है। ठीक है, यानी कि उनका शिकार करता है, एक तरीके से हेटेरोट्रोप की तरीके से ये व्यवहार करता है। इसमें कुछ ग्रीन पिगमेंट्स भी मिलते हैं और ये ग्रीन पिगमेंट की वजह से ही ये यहाँ पर क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। इसकी एक और स्पेशलिटी है, इसको कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। चूंकि ये एनिमल है लेकिन इसमें ग्रीन पिगमेंट्स मिल रहे हैं तो प्लांट बिहेवियर कर रहा है, तो इसको कनेक्टिंग लिंक्स कहा जाता है प्लांट और एनिमल के बीच का। तीसरे नंबर पर है हमारा अवपंक कवक, जिन्हें बोला जाता है इंग्लिश में राइजोम फंगस। ये ऐसे होते हैं जो डेड बॉडी होती हैं उनको डिकम्पोज करते हैं और वहीं से ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं, यानी कि वहीं से ही न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो स्पेस ज्यादा बहुत अधिक नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि ये ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं। ग्रुप फॉर्म करने के बाद प्लाज्मोडियम बनाते हैं और जो कई फीट तक की लंबाई इनकी हो जाती है। और जब कई बार ऐसा होता है अनफेवरेबल कंडीशन होती है या अगेंस्ट कंडीशन होती है, विपरीत परिस्थितियां होती हैं, तो ऐसे में ये बिखर कर सिरों पर एक स्पोरस बॉडी का निर्माण भी कर लेते हैं। तो ये इनकी स्पेशलिटी के अंतर्गत था। लास्ट वन है हमारा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को चार अलग अलग तरीकों से डिवाइड किया गया है। पहला है अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड और स्पोरोजोआ। अमीबॉइड के अंतर्गत आपने अमीबा देखा है जो इर्रेगुलर बॉडी स्ट्रक्चर होता है, तो उसके अंतर्गत इस प्रकार के जीव रखे जाते हैं। ठीक है, यानी कि इस जो अमीबॉइड प्रोटोजोआ होते हैं वो कैसे होते हैं? साफ पानी में या नमी वाले स्थानों पर या मिट्टी में कह सकते हैं, और ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं। और इनके ये क्या कहे जाते हैं? स्यूडोपोडिया कहे जाते हैं। ये इन्हीं की वजह से ये क्या करते हैं? हिंदी में जिसको बोला जाता है कूटपाद। ठीक है, इन्हीं की वजह से ये क्या करते हैं? किसी जीव का शिकार करते हैं और उसे वहां पर खा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? कुछ पैरासिटिक फॉर्म में भी होते हैं, जैसे सिलिका के। इनमें कई बार अगर मैं समुद्र की बात करूं तो सिलिका का एक कवच होता है, इनमें से कुछ ऐसे होते हैं एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, इन सबके उदाहरण हमने पढ़े हैं जो एक पैरासाइट की तरीके से होते हैं। क्लियर हो गया ना? सेकेंड वन है इसमें हमारा फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड में वो प्रोटोजोआ आएंगे जिनमें फ्लैजिला पाया जाएगा, यानी फ्लैजिला मीन टू से एक कशाभ जिसमें पाया जाएगा, जिसमें एग्जाम्पल आपका होगा ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, ट्रिपेनोसोमा इसमें होगा। ये भी क्या करेंगे? परजीवी होते हैं, शरीर पर एक फ्लैजिला मिल ही रहा है इनके, और बीमारी के भी कारण बनते हैं, जैसे निद्रा रोग जिसको बोला जाता है वो इन्हीं की वजह से होता है। ठीक है, वो क्या होता है? निद्रा रोग, निद्रालु रोग भी हिंदी में जिसको कहा जाता है, तो वो इन्हीं की वजह से होता है, जैसे ट्रिपेनोसोमा मैंने एग्जाम्पल बोला। थर्ड वन है इसमें सीलिएटेड। सीलिएटेड में आपके आए यानी एक ऐसी संरचना, या जैसे ये पैरामीशियम है माना, ये पैरामीशियम है। ठीक है,
पैरामीशियम के आपने बाहर की तरफ यहाँ शायद मेरे ख्याल से ज्यादा नीचे हो गया होगा, मैं यहाँ ड्रॉ कर दे रही हूँ। माना ये पैरामीशियम है, ये ठीक है। पैरामीशियम पे आपने बाहर की तरफ देखा होगा इस तरीके से छोटे छोटे रोम जैसी संरचनाएं होती हैं, ठीक है। ये जो रोम जैसी संरचनाएं होती हैं, इन रोम जैसी संरचनाओं को ही बोला जाता है सीलिया। इन्हीं सीलिया की मदद से पैरामीशियम क्या करता है, वाटर में मूवमेंट करता है। सपोज एक एग्जांपल मान लेते हैं, ये उसकी बॉडी है, ठीक है, और ये फिंगर्स जो इंडिकेट कर रही हैं वो सीलिया को इंडिकेट कर रही हैं, और वो इस तरीके से मूवमेंट करता है, और मूवमेंट करने के बाद ये आगे क्या करता है, स्विमिंग करता है या स्विम करता है और बॉडी को आगे बढ़ाता है। बॉडी एक साइड से पॉइंटेड होती है, दूसरी तरफ से थोड़ी सी ब्लंट होती है, ठीक है। अब इस रिदमिक मूवमेंट की वजह से पानी में जो भी फूड होता है वो फूड कहाँ, गलेट की तरफ भेज दिया जाता है, और उससे जो पैरामीशियम है वो पोषण प्राप्त करता है। वो बहुत डिटेल है, वो आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इस तरीके के एनिमल को कैटेगराइज किया गया है फाइलम में सीलिएटेड के अंतर्गत। लास्ट वन है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ क्या होते हैं, इसके अंतर्गत उनको रखा गया है जिनके लाइफ साइकिल में एक बार संक्रमण वाली अवस्था जरूर आएगी, यानी कि एक बार इन्फेक्शियस स्टेज जरूर होगी, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, जैसे इसका एग्जांपल यहाँ पर क्या है, मलेरिया, ठीक, प्लाज्मोडियम है जिसमें हम जानते हैं मलेरिया परजीवी है, और इसकी वजह से बहुत बड़ी पॉपुलेशन मलेरिया का शिकार होती है और बहुत नुकसान होता है, कैजुअलिटीज भी होती हैं। तो फिलहाल उसको यहाँ पर रखा जाता है स्पोरोजोआ के अंतर्गत, ठीक है। तो जो ये यहाँ पर किंगडम था, यानी कि प्रोटिस्टा की जो हमने बात की, प्रोटिस्टा का 5 में डिवीजन हुआ अकॉर्डिंग टू NCERT, ओके। फिर उसके बाद सबकी स्पेशलिटी आ गई। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें कि लाल तरंग या जो एल्गल ब्लास्ट होता है वो कैसे होता है। फिर यहाँ पर आपके प्रोटोजोआ का जब हम आगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो क्लासिफिकेशन में अगर ये चीजें हमें समझ आ गई हैं तो वहां पर क्लासिफिकेशन में उन्हें फिट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि हम एनिमल को देखेंगे और उसके बाद इनमें से किसी भी एक कैटेगरी के अंदर उसको क्लासिफाइड कर देंगे, ठीक है। अब फिलहाल आज के सेशन में इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट सेशन में आपसे जल्दी मिलेंगे अगले टॉपिक के बाद, क्योंकि अगला जो इसमें डिवीजन हमें लेना है वो फंजाई से रिलेटेड है, यानी कि किंगडम फंजाई को हम पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल आज के सेशन में इतनी बात करेंगे। नेक्स्ट सेशन में आपसे जल्दी मिलेंगे। लगातार साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।